हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीजीएस सर। हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे, जिसमें अपन शुरू में नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं, स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। उसके बाद फिर अपन ने और आगे फास्फोरस के कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर्स देखे थे बेसिकली। ऑक्सो एसिड्स की बात भी कर चुके हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स की बात, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात। फिर लास्ट टाइम पे अपन ने क्या किया था कि नाइट्रोजन स्टार्ट किया था, ग्रुप की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के डिस्कशन कर चुके हैं। तो नाइट्रोजन अपन ने जब लास्ट टाइम स्टार्ट किया तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस की बात अपन कर चुके थे। अब आज मैं नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज और उसके आगे अमोनिया की बात करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम अपन ने नाइट्रोजन की प्रिपरेशंस के मेथड पढ़ लिए थे। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। इनफैक्ट कहना चाहिए कि ये इनर्ट रहती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अप टू नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर तक भी ये इनर्ट रहती है, बहुत जल्दी नाइट्रोजन रिएक्टिव नहीं होती। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इसकी बहुत ज्यादा रिएक्शन अपने को देखने को भी नहीं मिलेंगे, और जो मिलेंगी भी वो हाई टेम्परेचर पर ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ रिएक्शन यहाँ बता रहा हूँ। सपोज अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना चाहता हूँ तो मुझे बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत है, और ये अपने लिए अच्छा भी है, वरना एयर में ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है। अब फिलहाल नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगी, एन नाइट्रिक ऑक्साइड। अपन पहले भी देख चुके हैं इसको। कहीं कहीं तो ये हाई टेम्परेचर अप टू 3000 भी लिखा रहता है, 3000 डिग्री तक लिखा मिल जाता है। पर फिलहाल आप वो वैल्यू याद रखने के बजाय ये याद रख सकते हैं कि वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। तो ये रिएक्शन हो गई नाइट्रोजन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड, नाइट्रोजन की मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन लिख सकता हूँ, जिससे मैं क्या फॉर्म कर सकता हूँ, अमोनिया। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन मिलती है। इस रिएक्शन के बाद अभी डिटेल में अपन अमोनिया में बात करेंगे, कौन कौन से इसमें कैटलिस्ट यूज करने हैं, क्या प्रोसेस का नेम है, ये भी अमोनिया में डिस्कस करूंगा। फिर ये हो गई नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। फिर इसके बाद एक थर्ड रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन जब नाइट्रोजन से करते हैं तो मुझे कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन यहाँ पे बचेगी, कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन के मिक्सचर को नाइट्रोलिन कहते हैं। इसकी डिटेल भी अभी अपन इसमें डिस्कस करेंगे, अमोनिया। तो नाइट्रोजन की ये कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस हैं, बहुत ज्यादा रिएक्शंस अपने को नहीं मिलती। तो अब अपन अगर सीधे चले आते हैं किस पे, अमोनिया पे, क्योंकि अमोनिया में ये रिएक्शन मिल ही जाएगी अपने को। इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा मुझे अमोनिया मिलेगी, तो उसको अमोनिया की प्रिपरेशन में मैं यूज करूंगा ही करूंगा। तो ये सब रिएक्शंस अपने को अमोनिया में देखने को मिलेंगे। सो नाउ कम टू अमोनिया, NH3। अगर मैं NH3 अमोनिया की बात करूं तो इसके स्ट्रक्चर की बात अपन लोग क्लास 11th में ही कर लेते हैं। NH3 में हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, sp3 अमोनिया। इसमें हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है, sp3। जानते हो तुम लोग। और sp3 के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और उसके रिपल्शन के कारण ये एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ना मिलकर अपन क्या बोल देते हैं, पिरामिडल। और ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से घट के अबाउट कितना आ जाता है, 107 डिग्री। ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी क्लास 11 के हैं, ये पॉइंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। नाइट्रोजन अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो इसका बेसिक कैरेक्टर, इसके बेसिक कैरेक्टर की बात अपन जनरल प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, अमोनिया के बेसिक कैरेक्टर की बात, ठीक है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात अपन जनरल प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं। अब अपन अमोनिया की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो अब मैं बात करने जा रहा हूं इसकी अमोनिया की प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की प्रिपरेशन में देखो, अब एक एक करके सारे पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल
नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा फ्रॉम यूरिया। ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बॉटनी में भी यूरिया का यूज पढ़ते हैं फर्टिलाइजर के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। अब यूरिया की बात अगर अपन करें तो अगर मैं यूरिया में वाटर मिला दूं और यूरिया की रिएक्शन वाटर से कराऊं तो मुझे मिल जाएगी क्या, अमोनिया। तो एक रिएक्शन तो सीधे यही हो गई NH2 CO NH2 प्लस H2O। उसको देखो मैं HOH के फॉर्म में लिख दे रहा हूं और मैं क्या फॉर्म कर रहा हूं यहां से, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार प्लस H2O भी लिख देते हैं, H2O उधर भी है, पूरी रिएक्शन आप बैलेंस भी कर देंगे बाद में, तो ओवरऑल रिएक्शन आपको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखा जा सकता है, कैसे याद रख सकते हो, सोचो। मुझे क्या मिल रही है, अमोनिया, तो H2O में इसको कैसे याद रख सकते हैं, सोचो। तो जैसे मैं पहले मैकेनिज्म बताता रहा हूँ, ऐसे मैकेनिज्म बताई जा सकती है कि आप क्या कर सकते हैं, इधर लिख दो OH, इधर लिख दो H, फिर OH H, ब्रेक कर दो अमोनिया, अमोनिया ये बना H2CO3, H2CO3 ब्रेक होके क्या बना देगा, H2CO3 ब्रेक होके क्या बना देगा, वही अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपन ऑलरेडी पहले से देख चुके हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है यूरिया कि हाइड्रोलिसिस से अपन क्या फॉर्म कर सकते हैं, अमोनिया। बाकी तो सिर्फ बैलेंस करने का खेल है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिएक्शन याद करते हैं फिर बैलेंसिंग और फिर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। वो सब नहीं करना है, आप एक नॉर्मल रिएक्शन देखिए कैसे होती है, बैलेंस करने का काम तो बहुत इजी सा होता है, वो तो इजीली बैलेंस कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अमोनिया। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ पे, देखो प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट ऐसे नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कर नहीं सकते, तो यहाँ पे यूरिया भी अपन यूज करते हैं, जानते हो यूरिया का यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो उससे क्या मिलेगी मुझे, सॉइल में जाकर वाटर से रिएक्ट करके क्या बना जाएगा, अमोनिया। और इस अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट और नाइट्रेट तक कन्वर्ट कर सकते हैं, खास करके नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सब यूज करते हैं अपन। हम क्या यूज करते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। तो अमोनिया को नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट कर सकता है नाइट्राइट आयन में, NO2- आयन में, फर्दर और कन्वर्ट कर सकता है नाइट्रेट आयन में, और वो नाइट्रेट, उस नाइट्रेट को फिर प्लांट्स के रूट्स जो है वो इजिली सॉइल से अब्सॉर्ब कर सकती है। तो प्लांट्स में इस तरीके से नाइट्रोजन पहुंच जाती है। नाइट्रोजन पहुंचना भी जरूरी है क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए नाइट्रोजन भी चाहिए। तो प्लांट का नाइट्रोजन के कहना चाहिए उसके लिए सोर्स ये बन सकता है अमोनिया, ठीक है। तो यहां तक अपन चले आए। ये बात नीट में ज्यादा पूछी जा सकती है, जेई के लिए यहां तक आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, अमोनिया बन जाती है। तो ये एक मेथड हो गया यूरिया से बनाने का। अच्छा, सेकंड मेथड मैं क्या यूज कर सकता हूं, किससे बना सकता हूं, देखो जब अपन नाइट्रोजन पढ़ रहे थे तो मैंने कुछ नाइट्राइट तुम लोगों को बना के दिखाए थे और नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस भी करके दिखाई थी, ठीक है ना। तो मैं नाइट्राइट की क्या कर सकता हूँ, हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल याद करो, अपन ने नाइट्राइट की हाइड्रोलिसिस करी थी। सपोज अगर मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड ले लिया और उसकी मैंने कर दी हाइड्रोलिसिस, अब उसको मैं HOH के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ वाटर को, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। एल्यूमिनियम और OH को मिला दीजिए, आप क्या बना दीजिए, AlOH होल प्राइम प्लस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा, NH3। बाकी तो बात से मैं बार बार कर रहा हूँ कि वो किसकी बात होती है, केवल रिएक्शन को बैलेंस करने की। तो ये दोनों में बैलेंस नहीं होगी, सिंपल सा फंडा है। तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कर सकता हूँ, जिससे मुझे क्या मिल जाएगी, अमोनिया और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस भी मैंने करके दिखाई थी लास्ट सेक्शन में। तो मेटल नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से अपन इजीली अमोनिया ऑब्टेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस है मैंने कहा था आगे चल के एल्यूमिनियम की मेटलर्जी में सल्फेट प्रोसेस में भी यूज होगा। मैं उसको एक बार लिख भी देता हूँ कि सपोज मुझे अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लूँ, कोक ले लूँ, कोक का सोर्स, कार्बन का सोर्स कोक, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूँ। तो यहाँ से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा
और क्या बचेगी CO। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। और फिर उस एल्यूमिनियम नाइट्राइड की क्या कर दूंगा, हाइड्रोलिसिस, तो मुझे मिल जाएगी अमोनिया। ये आगे चल के अपन सरफेक्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिर इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अपन एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे हीट करके, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड से फिर आगे एल्यूमिनियम अलग किया जाएगा, मेटलर्जी में पढ़ेंगे सरफेक्ट प्रोसेस। ये हो, ठीक है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस। थर्ड मेथड पे अगर मैं आ जाऊं तो एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं अमोनिया बनाना चाहता हूं। अमोनिया एक तरीके से बेसिक होता है नेचर में, और इसका एक्वस सॉल्यूशन NH4OH बना देगा, जो कि अपने आप में एक वीक बेस है। तो मैं अमोनिया के सॉल्ट ले लूं और उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करा दूं। तो थर्ड मेथड कौन सा बन जाएगा, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट या अमोनियम कंपाउंड्स। अमोनियम कंपाउंड से मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं भाई इसको। तो अब सिंपल सा फंडा अगर मैं बोलूं, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, NH4Cl ले लिया, अमोनियम क्लोराइड, और इसको बेस से रिएक्ट करा दूं NaOH से, और मैंने क्या फॉर्म करी, अमोनिया प्लस वाटर प्लस NaCl। ठीक है। इसको तुम एक रूल के फॉर्म में याद रख लो कि अगर मैं कोई अमोनियम आयन ले लूं, मतलब अमोनियम कंपाउंड, उसमें अमोनियम आयन के फॉर्म में है, और बेस ले रहा हूं OH- फॉर्म के फॉर्म में है, तो अब इससे क्या रिएक्शन होगी, अमोनियम आयन क्या क्या दे सकता है, H+ आयन। अमोनियम आयन NH4+ इट कैन लूज H+, उस H+ को इस OH के साथ कंबाइन कर दो, क्या बन गया, वाटर प्लस अमोनिया। तो वही मैंने रिएक्शन ले ली, अमोनियम आयन, और यहाँ पे देखो OH- आयन, इसने H+ लूज किया, H और OH मिलकर वाटर, बचा क्या, अमोनिया एंड NaCl। इस तरीके की आप और रिएक्शंस भी लिख के देख सकते हैं। अमोनियम कोई दूसरा कंपाउंड ले लो, ठीक है, सपोज तुमने अमोनियम नाइट्रेट ले लिया, अमोनियम सल्फेट ले लिया, इस तरीके की रिएक्शन भी लिखी जा सकती है। सपोज मैंने अगर NH4NO3 लिया होता और NaOH के साथ रिएक्ट करता, तो क्या बन जाता, वही अमोनिया प्लस वाटर प्लस NaNO3 लिख सकता था। सल्फेट लेता तो उसका बना देता अमोनिया प्लस वाटर प्लस Na2SO4, सोडियम सल्फेट बना देता। तो मैं कोई अमोनियम आयन ले लूं, OH- आयन ले लूं, मतलब बेस ले लूं, तो उससे मुझे वाटर और अमोनिया मिलेगी, और बाकी जो दो आयन हैं उनको कंबाइन करके आप अपना सॉल्ट इजीली बना सकते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन अपन किससे कर सकते हैं, अमोनियम कंपाउंड से भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अमोनिया। ठीक है। नाउ अगर मैं यहीं पे बात करूं तो क्या कर सकते हैं अपन, नाइट्राइट आयन या नाइट्रेट आयन, उनके रिडक्शन से भी अमोनिया बनाई जा सकती है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट या नाइट्रेट आयन के रिडक्शन से भी अमोनिया बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सपोज सोचो कैसे बना सकते हो। मेरे पास सपोज नाइट्रेट आयन है, मैंने उसमें मेटल आयन ऐड किया, जनरली जिंक या एल्यूमिनियम लेते हैं जो इजीली इसमें डिसॉल्व भी हो जाए, और क्या ले सकते हैं अपन, NaOH बेस ले लिया। यहां से मैंने क्या फॉर्म किया, नाइट्रेट आयन को रिड्यूस किया किसमें, अमोनिया में, और जिंक आयन को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। अब जिंक आयन को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया, साथ में NaOH दे रखा है, तो इसका अपन क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप बना लेंगे। ये रिएक्शन तुम लोगों को थोड़ा आगे देखने को मिलेंगी इजीली, जब तुम आगे चल के थोड़ा क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वगैरह पढ़ लो। अब जिंक को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या बन जाएगा, जिंक +2। तो जिंक +2 के साथ OH अगर कंबाइन करोगे तो ध्यान रखना यहाँ +2 है अगर, तो 4 OH तक जा सकते हैं। जनरली जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा जाके +2, तो उसके डबल तक जाते हैं, एक जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो ZnOH होल 4। अब अगर इससे ये +2 है, ये -4 हो गया, तो नेट चार्ज आ जाएगा -2। अब उस -2 को मैं यहाँ Na2 से बैलेंस कर सकता हूँ, ऐसे -2 हटा के क्या लिख सकता हूँ, Na2। और बाकी फिर रिएक्शन को सिंपली मुझे क्या करना है, बैलेंस कर लेना है।
तो नाइट्राइट, ये नाइट्रेट आयन हो गया, या नाइट्राइट आयन ले लेता तब भी ऐसी रिएक्शन लिख सकता था। एल्यूमिनियम के साथ भी ऐसी रिएक्शन लिखी जा सकती है। यहाँ एक तरीके से क्या हो गया है, नाइट्राइट आयन का क्या हुआ है, रिडक्शन नाइट्रेट आयन का। नाइट्रेट आयन में जानते हो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर तुमको कितनी दिख रही है, जल्दी से देखो कितनी दिख रही है, +5। यहाँ कितनी दिख रही है मुझे, -3। तो एक तरीके से रिडक्शन हो गया, तो रिडक्शन से बनाया जा सकता है। फिर अभी मैंने जो मेथड की बात करी थी, किस मेथड की बात करी थी बताओ, साइनामाइड मेथड। इससे पहले जब स्टार्ट किया था तो वो भी एक इम्पोर्टेंट मेथड है, साइनामाइड मेथड कहलाता है। उस मेथड की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया था क्या, कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से रिएक्शन कराओ तो साइनामाइड बन जाता है, जिसको नाइट्रोलिन भी बोला था। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 पे चलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के रिएक्शन किससे कराई, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की रिएक्शन तो कुछ हीट करना ही पड़ता है, क्या बन गया, CaNCN, ये याद रखना, प्लस कार्बन। इन दोनों के मिक्सचर को अभी मैंने पहले भी बताया था, क्या कहते हैं, नाइट्रोलिन। और ये नाइट्रोलिन फर्टिलाइजर की तरह काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम साइनामाइड जब सॉइल में जाएगा तो वाटर के साथ मिलके ये भी क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया। और अभी मैंने बताया था अमोनिया को नाइट्रोबैक्टर नाइट्रेट आयन तक कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से प्लांट की रूट उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये बन गया कैल्शियम साइनामाइड। इसको अगर कैल्शियम साइनामाइड में CaNCN को कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, Cl से लिख दिया और CaNCN, तो ये Ca+2 हो गया और NCN पे कितना नेट चार्ज आ जाएगा, -2। तो NCN पे -2 कैसे हो सकता है, सोचो, C डबल बॉन्ड N ऐसे बना दिया, डबल बॉन्ड N, तो कार्बन की तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजन की एक बची, तो ऐसे एक माइनस से इसको बैलेंस कर। क्लियर हो गया। या इसको CaCN2 ऐसे भी कई बार लिख दिया जाता है। तो ये सब तुमको याद रखना है। अब CaNCN को वाटर में ऐड करोगे तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगी, सर अभी मैंने बात करी, CaNCN plus H2O, that will give you ammonia plus कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से मुझे अमोनिया और कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए इसको फर्टिलाइजर की तरह भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज ध्यान देने वाली है कि इस रिएक्शन को एक अलग से सीक्वेंस में भी पूछा जा सकता है। देखो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा अपने 11th को याद रखना। सपोज मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है। इससे मैंने क्या फॉर्म किया, A प्लस B, जिससे मैंने कहा कि A गैस। अब B का आइडिया लगाओ, B क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, B को ले लिया, B को ले लिया, B क्या बना होगा सोचो, और उसको कार्बन से रिएक्ट करा दिया। कार्बन का सोर्स कोक लेते हैं बार बार, तो B को जब मैंने कार्बन से रिएक्ट किया तो मेरे पास क्या बना, C। और कोई बाई प्रोडक्ट बना सकते हो, मेन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या बनाया मैंने, C, ठीक है। या फिर मैं और लिख देता हूं आगे, C प्लस B। अब B यहाँ पे गैस है, अब और रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, C को लिया और नाइट्रोजन से रिएक्ट करा दिया, हीट कर दिया। इससे मुझे क्या मिला, B प्लस, अगेन मैंने लिखा क्या, कार्बन। अब यहाँ से रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। इस B को मैंने वाटर में ऐड किया और मुझे क्या मिला, E प्लस F। अब E मैंने लिख दिया, E क्या है यहाँ पे, गैस है। तब मैंने आपसे पूछा, बताइए यहाँ पे A B C D E F क्या है, और जो गैसेस बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब थोड़ा सा इसको याद करो। ऐसी रिएक्शन कुछ 11 में भी देख चुके हो, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो क्या बनता है, जल्दी से सोचो। जब तक मैं रब कर रहा हूँ तब तक देखो क्या बन सकता है।
कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा बताइए, सोचो। पहले रिएक्शन क्या बन जाएगी, CaCO3, इट विल गिव यू CaO प्लस CO2। अब A मैंने गैस बोला है तो ये हो गया A, और B मेरा क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर मैंने क्या किया है, B मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करा दिया है भाई, कार्बन से। तो मेटल ऑक्साइड को अगर अपन कार्बन के साथ हीट करते हैं, ये कार्बन लिखा हुआ है, C नहीं है कार्बन है, कार्बन के साथ हीट करते हैं तो जानते हैं क्या बनता है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। और इस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ मिला के आप बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देते हैं साथ में। तो अब यहाँ पे किसकी बात हो गई, D क्या था गैसियस, तो ये क्या बन गया मेरा D, और C मेरा क्या बन गया, ये कैल्शियम कार्बाइड। दिस इज कार्बन है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, बार बार कंफ्यूज हो गया, ये बन गया मेरा कैल्शियम कार्बाइड। अब उसके आगे तुम्हारे सामने रिएक्शन है, ऊपर देखो कैल्शियम कार्बाइड, ये बना C की रिएक्शन नाइट्रोजन से करा ली, क्या बना, कैल्शियम साइनामाइड, साथ में कार्बन, दिस इज नॉट C, दिस इज कार्बन, ध्यान रखना कार्बन है, ठीक है कार्बन। फिर अपन ने क्या किया, याद करो, कैल्शियम साइनामाइड को वाटर से रिएक्ट करा के अमोनिया गैस बन गई और कैल्शियम कार्बोनेट बन गई। और आगे क्या कर सकते थे, अमोनिया गैस E प्लस HCl, लास्ट टर्म पर भी बात करी थी, उससे NH4Cl की व्हाइट क्यूब्स बना सकते थे। तो इस तरीके की सीक्वेंस की रिएक्शन अपने को देखने को मिलती है। CO2 का यूज करने के लिए कोई और रिएक्शन अपन CO2 की लिख सकते थे, CO2 के साथ H2O मिलाया तो H2CO3 बन गया, इस तरीके की रिएक्शन लिखी जा सकती थी। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस में रिएक्शन में बीच में ये क्या है, B क्या है, कौन कौन सी गैसेस फॉर्म हुई, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ABCDEF के फॉर्म में। तब तक अगर जेईई में बात करें तो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप बना दिया, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। नीट में कई बार ऑप्शन 1 2 3 4 करके पूछ लेते हैं, 1 ये है, 2 ये है, 3rd क्या है, फिर सबके कॉम्बिनेशन बना दिए। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे तुमको मिलेंगे, तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैल्शियम साइनामाइड बना और फिर उससे मैंने आगे इस इक्वेशन को किया, ठीक है। अब देखो ये बात हो गया, ये बात हो रही एक नाइट्रोजन की प्रिपरेशन। अब इसके आगे अगर मैं बात करूं, एक और इंपॉर्टेंट मेथड है, कौन सा, जिसको अपन कहते हैं हेबर्स प्रोसेस। नंबर 6, ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है हेबर्स प्रोसेस। ये वही बात है जो थोड़ी देर पहले अभी अपन ने करी थी कि अगर मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा दूं तो दैट विल गिव यू अमोनिया, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हेबर्स प्रोसेस के फेमस है। अच्छा, इस रिएक्शन में ध्यान रखना है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H नेगेटिव, उसकी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान रखें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जब अमोनिया बन रही है तो हीट इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन लो टेम्परेचर पर रिएक्टिव नहीं होती, तो इस रिएक्शन के लिए मुझे कुछ टेम्परेचर लेना पड़ेगा, और अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस अपन यहाँ पे टेम्परेचर लेते हैं। तो अब एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अगर मैं यहाँ हाई टेम्परेचर लेता हूँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हाई टेम्परेचर पे फेवर्ड नहीं होती, वो तो बैकवर्ड चली जाएगी, तो अमोनिया की यील्ड और कम हो जाएगी, अपन ज्यादा अमोनिया नहीं बना पाएंगे। जब उसके ऊपर आएगा तो अमोनिया का अमाउंट बहुत कम होगा उसमें, तो क्या करें, तो फिर यहाँ पे कुछ यूज करो ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जिस ली चैटलियर प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो रिएक्शन उस तरफ मूव करेगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कम हो। तो यहाँ पे 3 और 1 मोल लिखते हैं, टोटल 4, इधर 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। तो इस रिएक्शन के लिए अपने को हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, अबाउट 200 to 250 एटमॉस्फेयर तक की बात आपसे करी जाएगी।
हेबर्स प्रोसेस में एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो मैंने बताया एक्सोथर्मिक है, फिर भी हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, तो अमोनिया की यील्ड कैसे बढ़ाएं? हाउ वी कैन इंक्रीज यील्ड ऑफ अमोनिया? वी कैन इंक्रीज टेम्परेचर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली-जैक्लियस प्रिंसिपल reaction moves towards that side where number of moles of gaseous products are less when we increase temperature. ध्यान रखना, इस तरीके से बोर्ड में लिखा भी जाता है क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, अब कुछ कैटलिस्ट भी अपन यूज कर सकते हैं जिनपे इस रिएक्शन को, जिनकी प्रेजेंस में रिएक्शन में अमोनिया की यील्ड बढ़ाई जा सकती है। ओल्ड टाइम में अपन खासकर यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करते थे, वो जो ज्यादातर पूछा भी जाता है, उसमें आयरन यूज होता है एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। अब अपन क्या करते हैं, आजकल Al2O3 भी एज ए कैटलिस्ट यूज कर लिया जाता है। तो इन कैटलिस्ट को यूज करने से थोड़ी सी प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ सकती है, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव किया जा सकता है। ये सब क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अच्छा, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? कई बार कहते हैं कि इसमें CO की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कहाँ से आ गई? तो उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री देखो, अगर कि हाइड्रोजन कैसे प्रिपेयर करते थे। 11th में देखो हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के मेथड पढ़े थे, जिसमें अपन ने क्या किया था कि मीथेन पे स्टीम पास करी थी, CH4 पे स्टीम, CH4 एंड H2 स्टीम ले ली। अब इससे अपन ने क्या फॉर्म किया करा था, CO एंड H2, क्या है CO एंड H2, खास करके कभी-कभी इसको वाटर गैस भी बोल देते, तो वहां से CO मिल जाती है। तो अगर मैं हाइड्रोजन वहां से प्रिपेयर करके ला रहा हूं और साथ में CO रह गई, तो CO यहाँ पे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देगी। इसलिए ध्यान रखना कि हेबर्स प्रोसेस में जो हाइड्रोजन यूज करनी है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है, तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गई। उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? एक बार तो मिला में जो हाइड्रोजन एंड कंपाउंड है उसमें ओपन करके देख लें, ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया जिसके बारे में हेबर्स प्रोसेस की। तो ये बातें हो गई किसकी? अमोनिया की प्रिपरेशन। अब अगर मैं बात करूं अमोनिया की प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 इट इज अ गैस, नंबर 2 अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबल इन वाटर, आप जानते हैं H बॉन्डिंग कर सकते हैं वाटर के साथ अमोनिया के केस में। ये दो मेन पॉइंट हो गए। थर्ड, कलर कोई नहीं है, कलरलेस है। ऑर्डरलेस की बात करेंगे तो नहीं है, इसकी अपनी स्पेसिफिक स्मेल है, स्पेसिफिक स्मेल आपको मिलेगी, इसकी स्पेसिफिक स्मेल। फोर्थ पॉइंट क्या पूछा जा सकता है, वो पॉइंट अपन गैसेस स्टेट में पढ़ते हैं या तो 11th में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जिसमें अपन ने देख रखा है ऑलरेडी कि कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको लिक्विफाई करना आसान है, उसमें अमोनिया भी लिखते थे और एक ऑर्डर भी बनाते थे जिसमें अमोनिया इनिशियली आ जाती थी, किस गैस को इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं, जिनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इजीली डेवलप हो जाए। तो अमोनिया कैन बी इजीली लिक्विफाइड। -33 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है गैसियस स्टेट से रिलेट करके। वहां पे तो क्वेश्चन वाटर वॉल कांस्टेंट से भी चले जाते हैं, फिलहाल अभी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को अमोनिया की जो याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज की, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया और वो इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना और याद कर लेना। देख लो, मैं रब करने जा रहा हूं। तो अब देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? अब सबसे पहले एक रिएक्शन बताने जा रहा हूं। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड।
अमाइड का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। अगर मैं ड्राई अमोनिया ले लूं, मतलब मैं अमोनिया गैस ले लूं और अमोनिया गैस को किसी मेटल के साथ हीट कर दूं, अमोनिया गैस को मेटल के साथ मैं हीट कर दूं तो सोडियम के साथ हीट कर दिया तो सोडियम अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, मेटल के साथ हीट करने पे अमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है। सपोज मैंने क्या किया कि सोडियम मेटल ले लिया और रिएक्शन करा दिया अमोनिया से, ड्राई अमोनिया में अमोनिया गैस की बात कर रहे हैं, हीट कर दिया तो यहाँ फॉर्म हो गया NaNH2 और क्या बचा H2। ध्यान रखना। अब अगर देखो तो एक तरीके से ये अमोनिया के लिटिल बिट एसिडिक प्रॉपर्टी को भी शो कर रही है, क्योंकि मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो अमोनिया को अपन बहुत स्लाइट वीक एसिड की तरह भी मान सकते हैं, ऑल्दो इट हैज बेसिक प्रॉपर्टी, पर अपन इसको वीक एसिड की तरह भी मान सकते हैं। तो ये रिएक्शन देखो दिख भी रही है थोड़ी सी। और NaNH2 सोडियम अमाइड, यहाँ पे Na+ NH2-, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो Na से Na+ बना, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। इससे मैं क्या लूज कर सकता हूँ H+, उस H+ को इलेक्ट्रॉन दे दूं तो हाइड्रोजन बना दूंगा, H2 बन गई। हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखते हैं और फिर इन दोनों से क्या बना दिया Na+ और यहाँ पे NH2- से क्या बना दिया मैंने NaNH2। ठीक है। अब अगर बात करें बैलेंस करने की, तो बैलेंस तो कर सकते हैं, तो बड़ी बात नहीं है, वो रटना भी नहीं है अपने को, तो सिंपल तरीके से देखना है कैसे रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। हो गया है ना, क्लियर। तो ये बन गया सोडियम अमाइड। अब यहाँ पे देखो, सोडियम अमाइड के बारे में तुमको एक चीजें और बता देता हूँ। ये सोडियम अमाइड को अगर मैं रिएक्ट करा दूं इसको ये भी सीक्वेंस में ऐसे रिएक्शन मिल सकती है, NaNH2 और मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किससे, नाइट्रस ऑक्साइड से, N2O से। तो क्या फॉर्म किया मैंने, देखो NaN3, थोड़ा याद रखने के लिए NaN और ये N2 मिला के NaN3 और क्या बच गया H2। ये बन गया सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड एक बार अपन पहले बात कर चुके हैं कि N3- आयन, N3- आयन क्या होता है, अजाइड आयन। अब मेटल अजाइड बन गया। मेटल अजाइड से मान लो मैं इसको फिर किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दूं, सपोज मैंने यहाँ पे H2SO4 ऐड कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा फिर से, और मेटल अजाइड से क्या बना देगा, इसका एसिड N3 पे क्या दे दो यहाँ से H, N3H, मतलब क्या बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इन दोनों का सॉल्ट बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ मुझे मतलब फिलहाल यहाँ से किससे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये बहुत वीक एसिड भी नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, पर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्या करें, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एसिड है, अगर मैं इसको फिर किसी मेटल से रिएक्ट करा दूं, सपोज मैंने Mg से रिएक्ट करा दिया, तो मेटल और एसिड से फिर मेटल का एजाइड फिर से बन जाएगा Mg N3, N3 की वैलेंसी माइनस, मतलब जिसमें -1 आता है, ये +2 आता है, तो यहाँ पे होल्ड Mg बन गया। क्लियर हुआ। फिर यहाँ क्या रिलीज कर दूंगा साथ में हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, एक बार देख लो पूरे रिएक्शन को ध्यान से। मैं Mg से रिएक्ट करूंगा तो साथ में फिर क्या रिलीज कर सकता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज कर दूं, बैलेंस कर लो रिएक्शन को। और अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट टर्म पे कि मेटल एजाइड्स को जब हीट करते हैं तो क्या मिल जाती है, नाइट्रोजन, जिसमें सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड की बात कर लास्ट टाइम के करीबी थी लास्ट लेक्चर में। सोडियम और बेरियम अजाइड को हीट करके अपन प्योर नाइट्रोजन बना लेते हैं। तो अगर यहाँ मैंने सोडियम लिया होता तो सोडियम अजाइड बनाता और उसको हीट करके नाइट्रोजन बना लेता, बेरियम अजाइड बनाता हीट करके नाइट्रोजन, को हीट करके नाइट्रोजन। तो देखो मैं फिर से यहाँ पे कहाँ पहुंच गया, नाइट्रोजन का। तो ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है, याद रखना है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड रिएक्शन,
अमोनिया की सेकेंड रिएक्शन की मैं बात करने जा रहा हूं। तो अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन अमोनिया की एक्वस अमोनिया की बात करने जा रहे हैं, अमोनिया इन वाटर। तो भाई अमोनिया प्लस H2O ले लें, ये तो फिजिकल में भी कई बार देख चुके हूँ। इस पे लोन पेयर है, यहाँ से H प्लस दे दो, बन जाएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस, NH4 प्लस एंड OH माइनस। मैं ऐसे NH4 OH लिख दे रहा हूँ और ये एक तरीके का आपको इक्विलिब्रियम भी यहाँ देखने को मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है भाई? वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसकी pKb वैल्यू वो देखते भी हो करीब 4.75, जो 11th में फिजिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्या बन गया? एक वीक बेस। तो अमोनिया जब मैंने वाटर में ऐड किया तो एक वीक बेस बन गया। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, अब एक्वस अमोनिया जब भी बोलूंगा तो उसको तुम ये समझ लेना, NH4OH। और एक्वस अमोनिया की बहुत सी रिएक्शंस अपने को आगे देखने को मिलेंगी। इन रिएक्शंस को अभी ध्यान से देखो और समझो, क्योंकि ये रिएक्शंस आगे तुम्हें बहुत से मेटल आयंस के टेस्ट में भी मिलेंगी। एक्वस अमोनिया की रिएक्शन होता क्या है कि मेटल आयंस बोलूं मतलब मेटल के सॉल्ट, ठीक है। तो मेटल के सॉल्ट्स NH4OH से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब या तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड वहां प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा, या चलो पहले प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और कई बार वो प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ NH4OH में डिसॉल्व होके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो वो रिएक्शन यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन ये बनेगा, कहाँ पे मैं केवल प्रेसिपिटेट बना के छोड़ दूंगा और कहाँ पर मैं उसको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तक लेके जाऊंगा। ये जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ याद रखना, ये आगे जाके क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी बहुत काम आएगा। तो अब इस पॉइंट को देखिए आप ध्यान से। मुझे क्या करना है कि मैंने क्या बोला कि रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया, ठीक है। तो मैनी मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर फॉर्म्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट और दे रिमेन डिसॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स। तो ये थोड़ा सा याद रखो। अब देखिए ध्यान से, सपोज मैंने यहाँ पे NH4OH ले लिया, NH4OH ये, और मैंने इसकी रिएक्शन सपोज करा दी होती फेरिक क्लोराइड FeCl। तो पहले तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, क्या बन जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल साइड प्लस NH4Cl। बाकी फिर वही वैलेंसी की कहानी वो आप तुम जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। ये बन गया, और ये मेरा क्या बन गया? BPT। तो इस तरीके से मैं हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बना लूंगा। अब तुमको याद रखना है कि ये हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट अपन किस किस केस में बना सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं। देखो, फेरिक क्लोराइड लिखा हो, या फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा हो, या फिर यहाँ पे क्रोमियम क्लोराइड लिखा हो, या यहाँ पे सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हो। अल्कलाइन अर्थ मेटल के ले सकते हैं मैग्नीशियम के, कैल्शियम के सॉल्ट, ये सब। इन सब के साथ मैं हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना दूंगा। मतलब इनके हाइड्रोक्साइड को मैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में लिखूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। और किनके हाइड्रोक्साइड को मैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं लिखूंगा, मतलब किनका मुझे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है। जिनका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसमें मुझे बनाना है कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे तुम अगर चले आओ निकल Fe, CO, Ni, Cu और Zn, एक ही लाइन में चल रहा हूँ पीरियड में, निकल, कॉपर और जिंक। तो बेसिकली Ni+2, Cu+2, Zinc+2 या इनके ग्रुप के मेंबर्स के साथ मुझे पहले तो पीपीटी ही बनाऊंगा NH4OH के साथ, पर फिर उस पीपीटी को मैं क्या करूंगा,
एक्सेस ऑफ NH4OH में डिसॉल्व भी कर दूंगा और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दूंगा। ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर के ग्रुप में बहुत ज्यादा सिल्वर के साथ ये रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना। जिंक में कैडमियम के साथ भी पूछी जा सकती है, तो ये सब थोड़े पॉइंट अपने को याद भी रखने हैं। कभी कभी तो अपन कोबाल्ट के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, निकल से पहले कोबाल्ट, पर ये जो मैं 3-4 बता रहा हूँ ये तो याद ही रखने हैं अपने को, ठीक है। अब सपोज मैं एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ कि मान लो मैं अगर सिल्वर की बात करूं यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, AgNO3 ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, ध्यान रखना है ना, और नाइट्रेट आर सॉल्युबल, तो सिल्वर नाइट्रेट और मैंने साथ में ले लिया NH4OH। क्या बन जाएगा, AgOH प्लस अमोनियम नाइट्रेट। अब AgOH को यहां मैंने PPT के फॉर्म में लिख दिया। अभी मैंने क्या बताया कि अगर सिल्वर का हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सिल्वर के हाइड्रोक्साइड को मैं क्या करूंगा, तो मैंने क्या कहा था कि ये फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इसको थोड़ा आप दोबारा लिख सकते हैं कैसे, AgOH प्लस फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो और इसके साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाना। वो कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। मैंने क्या बताया था अभी कि अगर जो इस पे चार्ज है उसके डबल तक जाते हैं, तो यहाँ इसके साथ कैसा कॉम्प्लेक्स बना दूंगा, AgNH3 होल ट्वाइस, और सिल्वर पे चार्ज कौन सा रहेगा, प्लस। उस प्लस को किससे बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे, OH से, और साथ में क्या लिख सकता हूँ, वाटर। बाकी फिर इस रिएक्शन को केवल बैलेंस करा देना है और इसको ऐड करूंगा। बैलेंस करने के बाद तो ओवरऑल तुम्हें क्या मिलेगा कि AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म बन रहा है। इसमें ज्यादा सोचने की भी जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बैलेंसिंग में नहीं फंसना, वो तो इजीली हो जाए। बस ध्यान क्या रखना है कि इससे कौन से रिएक्शन अपने को देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं ये रिएक्शन जिंक के सॉल्ट के साथ दिखा सकता था, कॉपर सल्फेट के साथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। कॉपर सल्फेट अगर मैंने लिया होता, कॉपर सल्फेट और NH4OH, तो फाइनली मैं क्या बना देता, तो देखो कॉपर सल्फेट प्लस NH4OH। रिएक्शन ऐसे ही करनी जैसे मैंने पहले करी कि NH4OH का पहले हाइड्रोक्साइड बनाया, सॉल्ट बनाया, फिर उस हाइड्रोक्साइड को फिर एक्सेस ऑफ मिक्स किया, एक्सेस में ले रखा, इसके साथ फिर रिएक्ट कराया और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, फिर फाइनल इक्वेशन लिख देंगे। तो ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। अब मैं इसकी फाइनल इक्वेशन अगर लिखूं तो Cu, अब मैंने क्या बताया था, Cu पे चार्ज कितना है, +2 का, तो कॉपर के साथ में कौन सा बना सकता हूँ कॉम्प्लेक्स, CuNH3, ये 2 है तो यहाँ 4 तक चले जाओ, जनरली ऐसे ही करते हैं। और फिर इसको बैलेंस कर दिया करने किससे, सल्फेट से। Cu+2 था, तो -2 से बैलेंस हो गया, और बाकी फिर वही वाटर, फिर रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। और यहाँ पे इसको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्लू कलर का बनेगा कॉम्प्लेक्स, तो एक तरीके से अमोनिया के टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं कि अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके ब्लू कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ऐसे निकल के साथ जब करते हैं, मान लो निकल क्लोराइड ले लिया होता और मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाया होता, तो वहाँ निकल का प्रेसिपिटेट बनाते, वहां पे आगे चल के अपने को ग्रीन कलर मिलने लगता है। तो इन रिएक्शंस को अपन टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तुम 2 रूल याद रख लो कि एक तो इनमें से अगर कोई आयन दिया है तो मैं उसको उसके कॉम्प्लेक्स तक, और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तक लेके जाऊंगा। इसके अलावा इनमें से कोई गिवन है या इनको छोड़ के जनरली कोई गिवन है, तो तुम उसका हाइड्रोक्साइड बनाओगे और वहां पे उसको पीपीटी के फॉर्म में छोड़ दोगे, तो यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी रिएक्शन देखने को मिलेंगी और काम भी आएंगी। बेटर है साथ साथ तुम लोग
वीडियो के नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो ऐसे रिपीट करके देखना भी इतना ईजी नहीं होता। तो ये बात हो गई कि मेटल आयंस के साथ कौन से हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। ये बात हो गई अमोनिया की। एक और रिएक्शन की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं इसमें, देखो एक रिएक्शन पहले तुमको और बताता हूं कि सपोज अगर मैं यहीं पे FgCl2 ले लूं, मर्क्यूरी क्लोराइड, और उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दूं, FgCl2 को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये रिएक्शन थोड़ी सी अपने को याद रखनी है, क्योंकि ये पूछी भी जा सकती है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या बना सकता हूँ, FgNH2Cl, FgNH2Cl याद रखिएगा, प्लस आप साथ में यहाँ पे HCl बना के भी रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। मेन बात उसकी नहीं है, मेन बात ये है कि क्या यहाँ पे बनाना है। अच्छा, HCl बना दोगे तो HCl और NH4OH को रिएक्ट करा के NH4Cl और वाटर लिख सकते हो फिर से। मेन तो ये देखना है। और ये कैसा होता है, वाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है, ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मर्क्यूरी क्लोराइड वाइट पीपीटी के फॉर्म में। अगर यहाँ पे मर्क्यूरस क्लोराइड होता, Fg2Cl2 होता और उसके साथ रिएक्शन कराते, बाकी पूरी रिएक्शन सेम होती, बस साथ में एक Hg और बना देते। ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ 2 है तो एक Hg3 कर दो और बाकी बाद में बस वही सब कुछ। और इन दोनों का जो कलर आएगा वो अपने को देखने में थोड़ा सा ब्लैकिश या ग्रेइश ब्लैक कहलाता है। तो ब्लैक भी याद रख सकते हो, ग्रेइश ब्लैक याद रख सकते हो, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ ब्लैक लिख दे रहा हूँ, ग्रेइश ब्लैक होता है। तो ये अगर बन रहा है तो व्हाइट, और अगर अपन ये ले रहे हैं तो कैसा होगा, ब्लैक। तो ये रिएक्शन अपने को याद रखनी है, ठीक है। ये भी पूछी जा सकती है। देखो ये सारी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बना रहे थे, फिर उनके कॉम्प्लेक्स को अपन डिसॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे देखो, यहाँ हाइड्रोक्साइड ना बना के ये कंपाउंड बनाया है, यहाँ पे भी इसको पीपीटी के फॉर्म में बोल रहा हूँ, ये कलर आया, यहाँ पे ये ब्लैक आ गया। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने वाले सब पॉइंट है, तो इनको थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाऊं तो मेरे ख्याल से नंबर 4 प्रॉपर्टी पे अपन जा रहे हैं, तुम लोग सीक्वेंस देख लेना एक बार। तो अब मैं बात कर रहा हूं अमोनिया के, अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहा हूं, जो की बात अपन ने थोड़ी सी नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के टाइम भी करी, ठीक है। एक तो मैंने बताया था तुमको फर्स्ट पॉइंट कि अमोनिया को रिएक्ट करा दिया था क्लोरीन से, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके क्या फॉर्म कर दिया था, नाइट्रोजन फॉर्म कर दी और HCl। बाकी फिर बैलेंस कर लो भाई, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन होगी, नाइट्रोजन और HCl बना दिया। इसमें ध्यान रखना, अगर यहाँ पे अमोनिया और क्लोरीन में क्लोरीन एक्सेस में दे दिए तो फिर हम एक और इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनाएंगे NCl3, जो कि एक्सप्लोजिव भी होता है, याद रखना, और साथ में HCl। तो भाई अगर इसको तो इस रिएक्शन को बैलेंस कर ही ले रहा, बहुत आसान है, ये होगा, बहुत बड़ी बात नहीं। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन, अगर आपसे कहा जाए क्लोरीन एक्सिस में है तो अपन क्या बनाएंगे, NCl3। एक्सिस में नहीं है, अमोनिया एक्सिस में है, इसको बैलेंस करोगे तो ये ज्यादा मिलेगी, तो फिर अपने को नाइट्रोजन मिल जाएगी। ध्यान रखना इस पॉइंट को। ये लास्ट टाइम पे अपन ने नाइट्रोजन प्रिपरेशन में ये वाली रिएक्शन देखी थी। सेकंड याद करो, ऐसे ही नाइट्रोजन का बनाने के लिए मैंने अमोनिया की रिएक्शन किससे कराई थी, ऑक्सीक्लोराइड से कराई थी, सपोज NaOCl से कराई थी, NaOCl से रिएक्शन कराई थी। यहाँ पे भी मैंने क्या फॉर्म कर दिया था, इससे नाइट्रोजन फॉर्म करी थी। ये रिएक्शन अपन लास्ट टाइम पे देख चुके हैं जब अपन ने किसकी प्रिपरेशन करी थी, नाइट्रोजन की। एक बार देख लो बोर्ड पर अच्छे से, मैं इधर हट जाता हूँ। क्या था, NaOCl के साथ रिएक्शन करा के अपन ने नाइट्रोजन बनाई। अब बाद में फिर सिंपली तुम साथ में वाटर और HCl लेके बैलेंस कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। या यहाँ पे हाँ वाटर NaCl लेके बैलेंस किया जा सकता है।
वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। यहाँ नाइट्रोजन आप देखें ध्यान। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है NaOCl वाली रिएक्शन में, कि अगर यही रिएक्शन जो NaOCl की है, मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को मान लो ग्लू और जेलेटिन की प्रेजेंस में करा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो वहां पे थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने को डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। कैसे? सपोज यही जिसमें मैं लार्ज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया का ले सकता हूँ और उसको मैं NaOCl से रिएक्ट करा रहा हूँ, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे ग्लू की प्रेजेंस। अभी बताऊंगा क्या यूज है। तो यहाँ पे मैं क्लोरामीन बनाऊंगा, NH2C। मेन प्रोडक्ट याद रखिएगा, कौन सा प्रोडक्ट बना रहा हूं मैं, क्लोरामीन। क्लोरामीन देखो ध्यान, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि क्लोरामीन का यूज अपने को आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अमीन्स पढ़ेंगे तो वहां भी क्लोरामीन का यूज देखने को मिलेगा। और बाकी साथ में सिंपली मैं NaOH बना सकता हूं। अब ये जो क्लोरामीन है ये फिर अमोनिया से रिएक्ट करके, इस रिएक्शन को मैं इधर लिख रहा हूं ताकि दिख जाए तुम लोगों को इजीली। इस क्लोरामीन को फिर अमोनिया से रिएक्ट करा देते हैं हम, और इससे कंपाउंड बनाते हैं हाइड्राजीन, NH2NH2। देखो ध्यान से, हाइड्राजीन। तो अमोनिया के रिएक्शन पढ़ते समय देखो अपन ने हाइड्राजीन बनाना सीख लिया। हाइड्राजीन का यूज भी अपन आगे चल के ऑर्गेनिक रिएक्शन में करेंगे। ध्यान रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शन में हाइड्राजीन का यूज आगे आपको चलने को देखने को मिलेगा। तो ये हाइड्राजीन वाली बात भी पढ़ेंगे आगे चल के। हाइड्राजीन बना लिया। अब ग्लू का यूज क्यों किया भाई, यहाँ रिएक्शन डिफरेंटली की है, यहाँ पे नहीं किया मैंने, यहाँ ग्लू यूज कर दिया। क्या होगा अगर मैं ये ना यूज करूं, तो ये हाइड्रोजन फिर अमोनिया से रिएक्ट करके यही नाइट्रोजन तक पहुंच जाएगा, यानी वो तो यही वाली रिएक्शन बन जाएगी। पर ग्लू क्या करता है, इसको रिटेन रखने में मदद करता है। अरे समझ लो एक तरीके से उसमें कुछ डिसॉल्व फॉर्म में पड़ा है, तो इस तरीके से अपन से कितना बोलेंगे कि ग्लू इसको रिटेन रखने में हेल्प करेगा। तो ध्यान रखना, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे थोड़े से डिफरेंस वाले पॉइंट है, इसलिए बता रहा हूँ। ये दो पॉइंट यहाँ डिफरेंट है कि अगर एक्सेस में अमोनिया है तो नाइट्रोजन तक जाना है, क्लोरीन है तो NCl3 जाना है। ये एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है। नॉर्मल NaOCl के साथ कराई जा रही है रिएक्शन तो नाइट्रोजन बनाना है, और अगर अमोनिया और NaOCl के साथ में रिएक्शन करा रहा हूँ तो फिर ग्लू की प्रेजेंस में तो मुझे कहाँ तक जाना है, हाइड्रोजन तक। ये सारे पॉइंट अपने को थोड़े से याद रखने हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो गई अमोनिया के लिए। अब और आगे अगर मैं बात करूं तो अब देखिए आप, अब किस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं अपन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कहने जा रहा हूं इसको, क्योंकि ये तुम्हें काम आएगी और कई जगह। कहां पे? फिजिकल में। अब देखो यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, अब लिक्विड अमोनिया। मैंने बताया था अमोनिया से लिक्विफाई भी हो जाती है। तो अगर मैं लिक्विड अमोनिया की बात करूं तो जस्ट लाइक वाटर, वाटर में अपन क्या लिखते थे, H2O प्लस H2O, सेल्फ आयनाइजेशन की बात करते थे। H2O प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ पे भी इसके भी मैं सेल्फ आयनाइजेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, अमोनिया प्लस अमोनिया, NH3 प्लस NH3, और इसके साथ क्या बना सकता हूं मैं, NH4 प्लस प्लस NH2 माइनस। अब ये जो NH4 प्लस अमोनियम आयन एंड अमाइड आयन, ये अमोनियम आयन H प्लस आयन दे सकता है आगे चल के, मतलब ये एसिड की तरह काम कर सकता है, और ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये बेस की तरह काम कर सकता है। ध्यान रखिएगा। इस अमोनियम आयन का यूज बता। वैसे तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि NH3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो बन गया NH4 प्लस आयन, और इससे बना दिया मैंने अमाइड। तो सेल्फ आयनाइजेशन जैसे वाटर में होता है वैसे अमोनिया के केस में भी होता है। और अमोनिया को इसीलिए हम लोग कई बार जब किसी नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करना होता है
तो अपन जस्ट लाइक वाटर नॉन एक्वस सॉल्वेंट के फॉर्म में अमोनिया को यूज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। और लिक्विड अमोनिया में मेटल्स के लिए कुछ पढ़ा होगा, याद करो, अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल की रिएक्शन लिक्विड अमोनिया से अपन पढ़ते थे एस ब्लॉक में। तो वहां पे लिक्विड अमोनिया के साथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फ्री करते थे, इसलिए उस सॉल्यूशन को अपन रिड्यूसिंग करेक्टर भी देते थे। उसका कलर, उसके कलर की बात भी करते थे कि वहां भी कुछ ब्लू कलर मिलने लगता है। तो वो सारे पॉइंट एस ब्लॉक से आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ये सारे पॉइंट अपने को याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं टेस्ट ऑफ। अब भाई अभी मैंने बताया कि इसका सॉल्यूशन बेसिक है, तो बेसिक के लिए तो वो सिंपल टेस्ट लिटमस पेपर वाला टेस्ट आप जानते ही हैं, तो उसको तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मेन टेस्ट कौन सा यूज कर सकते हो, एक वो वाला देखो, याद करो जो अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कि एक्वस अमोनिया मींस NH4OH और कॉपर सल्फेट के साथ मैंने टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट कॉम्प्लेक्स बनाया था सॉल्युबल, जिसका ब्लू कलर आया। उस रिएक्शन को अपन यूज कर सकते हैं। एक और रिएक्शन बहुत जो ज्यादा पूछी जाती है, नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट पूछते हैं। नेस्लर्स टेस्ट, इसमें क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट होता क्या है, K2HgI4 और अल्कली, ये बनाता है नेस्लर्स रिएजेंट, जिसको बोलते हैं। K2HgI4 कैसे बना सकते हैं अपन, Hgi2 की रिएक्शन Ki से करा दो, Hgi2 प्लस Ki, उससे बना देंगे K2HgI4, और K2HgI4 की रिएक्शन मैं करा रहा हूं अमोनिया, और क्या मिलेगा मुझे, प्लस Ki प्लस H2। इसको, ये एक तरीके का ब्राउन कॉम्प्लेक्स मिलता है, इसको अपन आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस भी बोलते हैं। ध्यान से देख लो इस रिएक्शन को, देख लीजिए, मैं हट जाता हूं, देखिए ध्यान से इस रिएक्शन को, याद कर लो इसको, K2HgI4 अमोनिया के साथ। हाँ, ये ध्यान रखना कि K2HgI4 को मैंने बताया ना, नेचुरल बेस मतलब साथ में अल्कली तो रहता ही है, तो मैं साथ में चाहूं तो यहाँ अल्कली लिख सकता हूँ, K2HgI4 और अल्कली के साथ ये अमोनिया मिलके NH2HgOHgI बनाता है। ये ब्राउन कलर मैंने बताया अभी। इस कॉम्प्लेक्स की बात जब अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसके स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे, अभी फिलहाल याद रखो ब्राउन कलर, बाकी तो फिर बैलेंस करना है रिएक्शन को केवल। ये ध्यान रखिएगा, ये एक टेस्ट के फॉर्म में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अमोनिया का। नेक्स्ट मैं अमोनिया के टेस्ट की बात करूं तो देखो, ये अपन बात पहले 2 बार कर चुके हैं, अमोनिया प्लस HCl, डायमोनिया और HCl, और इससे NH4Cl की व्हाइट फ्यूम्स बन जाती हैं। ये सब पॉइंट अपन कर चुके हैं। एक टेस्ट और होता है, अमोनिया को प्लेटिनिक क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पे भी कुछ ब्राउनिश येलोइश सा मुझे देखने को मिलता है। फिलहाल अभी आप ये 2 टेस्ट अमोनिया के इजीली याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो ये अमोनिया मैंने तुम्हारा कवर किया है आज, और कोशिश करिए कि अमोनिया के साथ और बहुत से कंपाउंड्स जो क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज करने हैं, कुछ टेस्ट उनको भी यहाँ पे कवर किया है। ध्यान से देना, देखना इस लेक्चर को 2-3 बार रिपीट करके देख लेना, नोट्स बना लेना, जो कि आगे के लिए तुम्हारे लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट टर्म पे अपन अमोनिया के ऑक्सो एसिड और अमोनिया के ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिनके स्ट्रक्चर्स की बात अपन पहले कर चुके हैं, और फिर कुछ फास्फोरस के कंपाउंड्स, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स की बात अपन पहले कर चुके हैं, स्ट्रक्चर्स की प्रॉपर्टीज करके फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।